देखिए, आज हम लोग बेसिकली मेम्ब्रेन फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सीएसआईआर में इससे कई क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, आराम से समझ में आएगा, बस दिमाग लगाना है। तो देखिए, कुछ इंट्रोडक्टरी बातें अगर मेम्ब्रेन फ्यूजन के बारे में हम लोग करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन क्या है। It is a universal biological process involved in many cellular events. तो ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स में होती है, यूकैरियोट्स में तो होती ही होती है। और बहुत सारी जो सेलुलर इवेंट्स हैं, सेल के अंदर होने वाली घटनाएं हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए मेम्ब्रेन फ्यूजन चाहिए ही चाहिए। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है ना, तो इसमें क्या होता है, वायरस जो है वो अपने टेल के माध्यम से, या जिसमें टेल नहीं है, टेललेस वायरसेस जो होते हैं, वो भी पहले एनिमल सेल या प्लांट सेल की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज हो रहे हैं, जैसे ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें भी मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है। स्पर्म की मेम्ब्रेन और एग की मेम्ब्रेन जो है फ्यूज करती है। इसका मतलब ये ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके बिना स्पीशीज का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट है। देन इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक पहुंचाना हो अगर, या सेल के बाहर भी अगर भेजना हो, तो उस केस में भी मेम्ब्रेन फ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाहर से अगर किसी चीज का अपटेक करना है और उसको फिर विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करना है, यानी इंट्रासेलुलर, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं इसके। अब देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन फ्यूजन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और इस काम को, यानी मेम्ब्रेन फ्यूजन को अप्लाई करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार होता है, वो होता है वेसिकल। क्योंकि वेसिकल की अपनी मेम्ब्रेन होती है और वो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज कर सकता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर सकता है। तो वेसिकल जो है वो इस मेम्ब्रेन फ्यूजन की प्रोसेस को अप्लाई करता है। तो वेसिकल मीडिएटेड ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी सामग्री को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना है अगर, तो ये वेसिकल यहां से मूव करेगा यहां तक। तो इस मूवमेंट के दौरान या इस पूरी प्रोसेस के दौरान कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि वो वेसिकल फॉर्म हो, वेसिकल का फॉर्मेशन। फिर वो वेसिकल जो है वो एक इलाके से, यानी कि इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव करे। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी बात इसमें यह है मेम्ब्रेन टेजरिंग। टेजरिंग का मतलब क्या हो गया कि अलाइनमेंट हो जाए इसका विद द, सपोज कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल है, से फॉर एग्जांपल इट इज अ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, और इससे इस वेसिकल का, दिस इज वेसिकल, इसका फ्यूजन होना है। तो फ्यूजन से पहले जो अलाइनमेंट हो रहा है, और अलाइनमेंट किस चीज का होगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ये समझें कि ये वेसिकल जो है वो, जो भी टारगेट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे टारगेट मेम्ब्रेन जो है वो लाइसोसोम की है, उससे जब फ्यूज करेगी तो उससे पहले ये अलाइन करेगी अपने कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम लोग स्नेयर्स कहते हैं, आगे आएगा। तो इस अलाइनमेंट की प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेम्ब्रेन टेदरिंग। अलाइनमेंट के बाद वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से जब जुड़ना शुरू करते हैं या जुड़ते हैं या इंटरलॉक करते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन डॉकिंग। तो मान लीजिए अगर ब्रीफली हल्का सा हम आपको एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वेसिकल और ये हो गया हमारा लाइसोसोम। ठीक है। अब इस वेसिकल से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे निकला, ये
जनरली डायमर के फॉर्म में होता है। और सिमिलरली जहां जिस मेम्ब्रेन से इसको फ्यूज होना है, तो ये टारगेट मेम्ब्रेन है, तो इसके पास भी अपना एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो अलाइनमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन टेथरिंग। ये हो गया, यानी कि अलाइनमेंट। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो डॉकिंग वाला होगा, उसमें क्या होगा, तो उसमें ये लाइसोसोम है हमारा, और दिस इज द वेसिकल। टेदरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्या होना है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के हैं, ये इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस। इस तरह से ये हो गया और ये हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज डॉकिंग। डॉकिंग जो है एक जनरल टर्म है। जैसे डॉकिंग जो है इस्तेमाल किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्ट। पोर्ट कौन सा पोर्ट, सी पोर्ट, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह पे जब जहाज आती है बड़ी बड़ी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये बने रहते हैं, डॉक यार्ड जिसको हम कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज डॉक यार्ड। यार्ड मतलब जगह। अब इसमें ये बड़ी सी जहाज आके फिट होगी। तो सपोज ये जहाज ऐसे, शिप ऐसे आई और इस तरह से अपने पर्टिकुलर डॉक पे आके ये लग गई। अब जो भी लोडिंग अनलोडिंग होगी इसकी होनी होगी, हो जाएगा माल का। तो सिमिलरली ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये डॉक करती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, दीज आर कॉल्ड स्नेयर्स, और दे आर नथिंग बट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो मेम्ब्रेन डॉकिंग हो गई, यानी अब लिंकिंग हो गई। अब इसके बाद फाइनली फ्यूजन ऑफ वेसिकल, यानी वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट कंपार्टमेंट। अब एक्चुअली में जो मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल की मेम्ब्रेन, वो टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी। तो इन 5 स्टेप्स में वेसिकल मीडिएटेड ट्रैफिकिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो बेसिक आइडिया एक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अराउंड। अब देखिए, मेम्ब्रेन फ्यूजन, membrane fusion with its target involves two types of events। अब ये जो फ्यूजन हमने अभी ऊपर आपको बताया, इसमें भी 2 घटनाएं होती हैं। पहली क्या होती है, रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट मेम्ब्रेन बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। ये वेसिकल है, ये इस पर्टिकुलर, इसको इसी टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज करना है, इसका रिकॉग्निशन करेगी। और इस रिकॉग्निशन के लिए भी ये स्नेयर प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहला काम हो गया रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट मेम्ब्रेन बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल। दूसरा है फ्यूजन ऑफ वेसिकल एंड टारगेट मेम्ब्रेन। तो ये तो फाइनल काम है। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, as it is opposed by electrostatic repulsive forces between equally charged membrane surfaces। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वेसिकल आया वो अपने टारगेट मेम्ब्रेन से आके फ्यूज कर गया रैंडमली या स्पॉन्टेनियसली, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि बाहरी सरफेस पे जो चार्ज है वो इस टारगेट मेम्ब्रेन के भी बाहरी सरफेस पे सिमिलर चार्ज है, जिसकी वजह से इन दोनों में एक रिपल्सन जो है वो होता है। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये स्नेयर्स या स्नेयर प्रोटीन्स की जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो होना जरूरी है। तो जब तक ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी, तब तक फ्यूजन मेम्ब्रेन्स का नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक रैंडम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। तो फिर क्या प्रोसेस है ये, लेट्स सी।
सेकेंड, यस। Thus, membrane or vesicle fusion is a selective and non-spontaneous process. Selective का मतलब specific membrane दूसरी टारगेट मेम्ब्रेन से अपने स्पेसिफिक टारगेट से ही फ्यूज करेगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी, यानी कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वॉल्व होगा ही होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। To explain the above nature of vesicle fusion, Rothman et al. Proposed snare hypothesis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, पूछो। स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब क्या आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही थी? सर अभी नहीं आ रही थी, नेटवर्क नहीं था शायद, अब आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिकल फ्यूजन के जो 5 स्टेप्स हमने देखे ऊपर अभी, उसको बेसिकली स्नेयर हाइपोथेसिस के द्वारा प्रपोज किया गया था, और ये प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे और उनका ग्रुप था, दे आर रोथमैन एट ऑल। अब ये स्नेयर हाइपोथेसिस क्या है, क्या कहती है स्नेयर हाइपोथेसिस, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है स्नेयर का, कि वेजिकल फ्यूजन विद द टारगेट इज मीडिएटेड बाय इंटरैक्शंस बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने और ऐड किए थे, लेट्स अपडेट दैट, क्योंकि पैड में हमने किया था तो इट वाज नॉट, ये अपडेट नहीं हुआ है, इस पे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, खैर आगे आप देखिए, अपडेट हुआ तो लेट्स सी। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि वेजिकल फ्यूजन विद द टारगेट इज मीडिएटेड बाय इंटरैक्शंस बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ प्रोटीन्स नोन एज स्नेयर्स। जैसा हमने अभी आपको ऊपर बताया कि वेजिकल और टारगेट मेम्ब्रेन, इन दोनों का जो इंटरैक्शन है वो कौन मीडिएट करता है, बेसिकली इट इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक पेयर ऑफ प्रोटीन्स नोन एज स्नेयर्स। अब स्नेयर का फुल फॉर्म क्या है, soluble N-ethylmalimide sensitive factor attachment protein receptors। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के अगर हम यहाँ पे देखें तो स्नेयर, स्नेयर का मतलब हो गया स्नैप रिसेप्टर, ये हो गया स्नेयर, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं स्नैप रिसेप्टर। अब इसमें स्नैप क्या है, तो स्नैप होता है सॉल्यूबल एनएसएफ। अब एनएसएफ क्या है, एनएसएफ अब जाके आ रहा है एन एथिल मालिमाइड सेंसिटिव फैक्टर, एनएसएफ। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ हम यहाँ पे लिख देंगे, या यहाँ पे भी हमने नीचे लिखा है, तो सॉल्युबल एन एथिल मालिमाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर्स। नाम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अभी फंक्शन जब इसका जानेंगे तो नाम और आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि वेजिकल मेम्ब्रेन और टारगेट मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेसिफिसिटी या कॉम्पेटिबिलिटी है उसको एस्टेब्लिश करने का काम स्नेयर्स का होता है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है स्नेयर हाइपोथेसिस का, कि द मेंबर्स ऑफ ईच पेयर आर प्रेजेंट ऑन बोथ वेजिकल एंड टारगेट मेम्ब्रेन्स and known as V snares and T snares respectively। तो हमने ऊपर के डायग्राम में आपको दिखाया था, फिर से एक बार अगर उधर चलते हैं तो देखते हैं दिस, ये वाला, इसमें देखिए अगर ध्यान दें यहां पे हम, तो इसमें ये जो रेड वाला है इसको हम कह सकते हैं वी स्नेयर, क्योंकि ये वेजिकल के ऊपर मौजूद स्नेयर प्रोटीन है, तो वी फॉर वेजिकल।
और ये जो ब्लैक वाला हमने दिखाया है, दिस ब्लैक विल बिकम टी स्नेयर। तो टी फॉर टारगेट, तो जो टारगेट मेम्ब्रेन है उस पे जो स्नेयर प्रोटीन है वो टी स्नेयर हो गई, वेजिकल पे जो स्नेयर है वी स्नेयर हो गई। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में कही गई है। देखते हैं इसको, एक सेकंड। ठीक है, तो the members of each pair are present on both vesicle and target membranes and known as V snares and T snares respectively. और ये जो V snare है it pairs with T snare, देख लिया हमने ऊपर। अब जरा स्नेयर की स्पेसिफिक बातें हम लोग जरा जान लें। तो स्नेयर्स क्या होते हैं? दे आर फैमिली ऑफ 20 to 30 kDa प्रोटीन्स, यानी कि 20 से 30 किलो डाल्टन इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे कंटेन ए कंजर्व्ड coiled coil snare motif, कंजर्व्ड मोटिफ है ये, coiled coil कंजर्व्ड मोटिफ, जो कि 60 से 70 एमिनो एसिड रेसिड्यूज का होता है। जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया, एक बार यहाँ पे फिर से बना दें, बार बार ऊपर जाना मुश्किल है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया, आपको हमने ये दिखाया कि इस तरह से बाद में जब डॉकिंग होती है तो इनकी आपस में कॉइलिंग हो जाती है, लाइक दिस। तो ये हो गई कॉइलिंग। तो ये जो कॉइलिंग होती है स्पेसिफिकली, यही क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉइल्ड कॉइल स्नेयर मोटिफ, और जो कि 60 से 70 एमिनो एसिड रेसिड्यूज का होता है। और ईच कंटेन 1 to 2 स्नेयर मोटिव्स, यानी कि हर एक स्नेयर प्रोटीन में एक या दो स्नेयर मोटिव्स हो सकते हैं जिससे ये एक दूसरे से कॉइल करेंगे। न्यूरॉन्स का अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल यहां पे लें तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पे न्यूरॉन्स के केस में क्या होता है कि जो वी स्नेयर्स होते हैं और टी स्नेयर्स दोनों होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो वी स्नेयर्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के केस में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन दी साइनेप्टिक वेसिकल। जैसे एक साइनेप्टिक नॉब हम यहाँ पे बनाए तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है ना, एक्सॉन टर्मिनल जो होता है। तो इसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल्स इस तरह से भरे रहते हैं लाइक दिस, और इनके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहेगा। तो इन वेसिकल्स पे जो स्नेयर प्रोटीन्स होंगी दे आर कॉल्ड एज वी स्नेयर्स। तो यहाँ पे भी इसको हम रेड से ही दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सब पे दिखा दें, बहुत होते हैं, एक ही नहीं होते सिंगल। तो दे विल बी कॉल्ड एज वी स्नेयर। और इनका नाम क्या होता है? दे हैव ए स्पेसिफिक नेम नोन एज साइनेप्टोब्रेविन। तो न्यूरॉन्स के वी स्नेयर्स को हम लोग साइनेप्टोब्रेविन कहते हैं, या इनको वैम्प भी कहते हैं, यानी कि वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो दोनों नाम इनके हैं कॉमन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको किसको नहीं आ रही है मेरी आवाज, बताएं। बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। सभी को आ रही है? यस सर। आ रही है ना? प्रियंका छत पे बैठो नेट नहीं आ रहा है तुम्हारा सही। कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल शेयर। ठीक है, तो ये बात हो गई वी स्नेयर की। अब बात करते हैं टी स्नेयर्स की। तो टी स्नेयर्स में देखिए, दे आर प्रेजेंट ऑन साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल हमने बनाया, इसमें साइटोसोलिक फेस किधर की तरफ होगा? इधर, लाइक दिस। ये हो गया दिस। तो ये जो हमने बनाया, क्योंकि ये पूरा हिस्सा क्या है, दिस इज साइटोसोल। तो ये कह दिस, दे विल बी टी स्नेयर्स, दे आर टी स्नेयर्स। तो अब ये जो वी स्नेयर है ये आके टी स्नेयर से डॉक करेगा, डॉकिंग होगी इसकी, और उसके बाद ये जो वेसिकल है कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल फ्यूज विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपना कंटेंट जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा।
तो ये तो मैकेनिज्म पहले से भी आप लोग जानते हैं। अब जो टी स्नेयर्स होते हैं ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, एक सिंटैक्सिन है और दूसरा स्नैप 25। 25 क्यों लिखा? क्योंकि ये 25 kDa का साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन है। साइनेप्टोसोम क्यों कह रहे हैं कि एक्चुअली में जब ये वेसिकल और मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करते हैं तो उस फ्यूजन प्रोडक्ट को हम साइनेप्टोसोम कह देते हैं। तो न्यूरॉन्स का हमने स्पेसिफिक देख लिया। अब ये साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन और स्नैप 25, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए, साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन, ये ध्यान रखिएगा कि जो साइनेप्टोब्रेविन है वो वी स्नेयर है और सिंटैक्सिन जो है वो टी स्नेयर है। ऊपर से याद रखिएगा इसको। लेकिन एक साथ इसको क्यों यहाँ पे लिखा गया? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। तो क्या सिमिलैरिटी है? तो दोनों के दोनों, इनमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन, एक शॉर्ट लिंकर डोमेन और एक तीसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो कि कार्बोक्सी टर्मिनल होता है बेसिकली। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दें तो इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। इस तरह का आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें अगर नीचे की तरफ हम यहाँ पे साइटोसॉल दिखा रहे हैं तो ये वाला जो हो गया स्नेयर मोटिफ या साइटोसॉलिक डोमेन हो गया। उसके बाद लिंकर डोमेन जो है वो एक्चुअली में साइटोसॉलिक फेज, और ये मतलब आप इसको कह सकते हैं एट दिस पॉइंट। और बाकी जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर भी है और थोड़ा सा जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि टुवर्ड्स एक्सटीरियर। इसमें मेन जो रोल है वो किसका है? वो है स्नेयर मोटिफ का, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन का। तो ये वाला जो हिस्सा है जो साइटोसॉल की तरफ है, इसी का मेन रोल है इसमें। वहीं पे अगर स्नैप 25 की हम बात करें तो स्नैप 25 जो होती है, ये पहली बात तो ये है कि ये लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है और इसको भी हम डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करें तो ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन, और इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है वो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब कि ये लिपिड से अटैच्ड हो गई। भाई मेम्ब्रेन की लिपिड्स तो यहाँ पे होंगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाइक दिस, ये दीज आर लिपिड्स, नहीं उल्टा बना दिया हमने, ये ऐसे ऊपर की तरफ होंगे लाइक दिस, इसका टेल्स जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो ये बेसिकली लिपिड लिंक प्रोटीन है स्नैप 25। तो दीज आर लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स, and it is attached to membrane by palmitoylation of 4 cysteine residues। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे ये मेम्ब्रेन से अटैच हो रही है, यहाँ पे इसके जो सिस्टीन रेसिड, रेड कलर से अगर देखें इसको, यहाँ पे इसके जो सिस्टीन रेसिड्यूज होंगे उनका पाल्मिटोइलेशन हो जाएगा, यानी कि पाल्मिटोइल से जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अटैचमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्नैप 25 इतना ज्यादा फर्मली अटैच नहीं होती है मेम्ब्रेन से, जैसा कि साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन अटैच्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इट इज एंकर्ड टू द साइटोसॉलिक फेज ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये हम जान रहे हैं, इधर क्या है? साइटोसॉल है। एंड इट डज नॉट कंटेन अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हमने दिखाया भी नहीं, तो डज नॉट कंटेन अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गए। अब वापस से स्नेयर प्रोटीन्स के कुछ जनरल पॉइंट्स पे हम आते हैं। तो पहली चीज ये है कि स्नेयर प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दे एक्ट एज टारगेट फॉर बॉट्यूलिनम,
एंड टिटेनस न्यूरोटॉक्सिन। बॉटुलिनम वाला क्या टॉक्सिन होता है, कोई बताए? इससे क्या कौन सी दिक्कत आती है बॉटुलिनम टॉक्सिन से, मालूम है किसी को? आवाज आ रही है मेरी सबके पास? अरे हाँ नहीं बोलोगे कोई? सर लिखा हुआ ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। बॉटुलिनम, नहीं नहीं वो हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है ये क्या होता है, क्या करता है आदमी के शरीर में? तंजीला? बॉटुलिनम जो होता है ये बेसिकली फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम ये बैक्टीरिया जो है ये इस टॉक्सिन को रिलीज करता है। सिमिलरली क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो टिटेनस टॉक्सिन को रिलीज करता है। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, दे ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को अगर ब्लॉक कर देंगे तो इसका मतलब कि नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा, अभी हमने मैकेनिज्म बताई कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज हो रहा था। ये जब स्नेयर प्रोटीन जो है एक दूसरे की यानी कि माइक नहीं ऑन हो रहा था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। अच्छा, तो स्नेयर प्रोटीन्स जो हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल की और जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है उसकी, ये जब आपस में फ्यूज होते हैं तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर स्नेयर प्रोटीन से ये टॉक्सिन आके अटैच हो गया तो इसका मतलब कि ये स्नेयर प्रोटीन्स जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में, वी स्नेयर और टी स्नेयर, तो इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी स्नेयर प्रोटीन्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट वी स्नेयर्स हैव आर्जिनिन रेसिड्यू इन द स्नेयर मोटिफ। सर जी बताएं। सर हाँ जी, अभी तो मेरी आवाज नहीं जा रही थी, अब जा रही है। अब जा रही वो है। हमको समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? देखो सुनो, अभी समझ में इसलिए भी नहीं अभी इससे आया है। पहले जो भी आपने समझाया। हाँ हाँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज कॉन्टिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई है। तो एक बार हम आपसे कहेंगे कि पहले वीडियो देख लेना, अभी जब हम शेयर कर देंगे उसके बाद उसमें जो जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए होंगे उसको नोट कर लेना, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो वीडियो में सब देखोगे तो समझ में आएगा, और उसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, क्योंकि नेटवर्क इशू है आज थोड़ा, मेरे एंड से नहीं है, मे बी बाकी और जगह से है। तो फिलहाल इसको जरा समझ लेते हैं हम। लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोस्ट वी स्नेयर्स हैव आर्जिनिन रेसिड्यू इन द स्नेयर मोटिफ्स। स्नेयर मोटिफ जो हमने आपको बताया था, दिस एंड दिस, फिर से वही डायग्राम कई बार रिपीट होगा। तो इसमें स्नेयर मोटिफ में आर्जिनिन रेसिड्यू, और स्पेशली किस वाले में, वी स्नेयर में, तो ये इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, आर स्नेयर, क्योंकि ये वेसिकल वाला है। इसमें आर्जिनिन रेसिड्यू, आर्जिनिन एमिनो एसिड के लिए जो लेटर कोड होता है वो आर होता है। सिमिलरली सिंटैक्सिन्स और स्नैप 25, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें ग्लूटामीन जो रेसिड्यू होता है वो स्नेयर मोटिफ में प्रेजेंट होता है, तो उसको क्यू स्नेयर कहते हैं, क्योंकि ग्लूटामीन अमीनो एसिड का जो 1 लेटर कोड है वो क्यू है। तो ये पॉइंट हो गए, फैक्ट है, ये याद रखने हैं। अच्छा, मैमेलियन सेल्स की अगर हम बात करें तो दे कंटेन 35 to 40 डिफरेंट स्नेयर्स, अलग अलग टाइप के स्नेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं एक एक सेल के अंदर।
बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस इंट्रासेलुलर फ्यूजन, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के वेसिकल्स फॉर्म होते हैं और वो अलग अलग टाइप के टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे। तो इसीलिए स्पेसिफिसिटी अलग अलग प्रोवाइड करने के लिए स्नेयर्स भी अलग अलग होते हैं। 35 से 40 अभी तक जितने खोजे जा चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं, बाकी 40 के ऊपर आप लोग खोजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्यूरेट रिकॉग्निशन ऑफ द करेक्ट टारगेट मेम्ब्रेन बाय वेसिकल्स फॉर फ्यूजन पर्पस अकर्स इन 2 स्टेप्स। मतलब क्या हो गया कि वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो टारगेट मेम्ब्रेन, ये वेसिकल मेम्ब्रेन हो गई और ये टारगेट मेम्ब्रेन हो गई, तो करेक्ट पेयरिंग हो, ये 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहला वेसिकल टेदरिंग, तो टेदरिंग हमने ऊपर ही बता दिया था आपको। टेदरिंग का मतलब कि अलाइनमेंट यहाँ पे हो जाए, तो इस तरह से जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो मामला लगेगा अच्छा ठीक है सही है। फिर अगला होगा डॉकिंग एंड फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो डॉकिंग में क्या होगा, ये कॉइल के फॉर्म में आ जाएंगे और फाइनली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। तो अब वेसिकल टेदरिंग की अगर हम बात करें तो देखते हैं टेदरिंग का क्या है कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये है कि टेदरिंग जो है वो एक रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पे सिर्फ अलाइनमेंट हो रहा है तो अलाइनमेंट के आगे भी प्रक्रिया जारी रह सकती है, या अलाइनमेंट हुआ लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई सेल के साथ कि अभी फ्यूज नहीं कराना, तो ठीक है हट जाएगी वेसिकल वहां से टारगेट मेम्ब्रेन से। तो ये रिवर्सिबल स्टेप है। दूसरी बात यह है कि ये जो टेदरिंग की प्रोसेस है या अलाइनमेंट जो हो रहा है स्नेयर्स का, इट इज मीडिएटेड बाय टेदरिंग फैक्टर्स। टेदरिंग फैक्टर्स जो होते हैं इनकी संख्या अभी तक लगभग 20 जो है वो खोजी जा चुकी है। ठीक है, तो 20 इनकी संख्या जो है वो खोजी जा चुकी है टिल डेट। इसके आगे आप लोग खोजिएगा। अब ये जो टेदरिंग फैक्टर्स होते हैं दे आर मल्टी सब यूनिट टेदरिंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ये बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो ये मल्टी सब यूनिट टेदरिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होंगे, या ये होमोडाइमेरिक कॉइल टेदरिंग प्रोटीन्स के फॉर्म में होंगे। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, 2 टाइप्स इसके हैं। तो कुछ नहीं, इसमें टेदरिंग कॉम्प्लेक्स है और मल्टी सब यूनिट, यानी कि कई सारी उसमें सब यूनिट्स होंगी इस पर्टिकुलर टेदरिंग फैक्टर में। और यहाँ पे होमोडाइमेरिक यानी कि एक ही जैसी 2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक्सोसिस्ट्स और हॉप्स। हॉप्स क्या है, दे आर होमोटाइपिक फ्यूजन एंड वैक्यूल प्रोटीन सॉर्टिंग, ऐसे ही नाम दे दिएगा, डिफाइन कर दिएगा। शॉर्ट नाम भी अगर आपको याद है ना तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फुल फॉर्म तो बस आपकी अवेयरनेस के लिए हम लिख देते हैं। अदरवाइज इवन क्वेश्चंस भी जब आएंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म ही पूछते हैं, वो लार्ज वाला प्रेफर नहीं करते। कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक का नाम और कुंडली याद रखने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। और ये जो होमोडाइमेरिक वाला है इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, P115 जिसको जनरल वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट फैक्टर P115 भी कहते हैं, और दूसरा है EEA1 यानी कि अर्ली एंडोसोम एंटीजन 1। तो बस आप ब्लैक में जो लिखा है उसको भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए टेदरिंग फैक्टर्स। तो जो टेदरिंग या अलाइनमेंट होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए ये फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए सिर्फ इन फैक्टर्स की ही वजह से टेदरिंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। मेम्ब्रेन टेदरिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल मोनोमेरिक GTPases ऑफ रैब फैमिली। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मेम्ब्रेन का फ्यूजन है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड इट अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो एनर्जी भी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, वो एनर्जी मिलती है फ्रॉम द GTP, और उस GTP को तोड़ने के लिए हमको उस GTPase एंजाइम भी चाहिए। तो मेम्ब्रेन टेदरिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल मोनोमेरिक GTPases, और ये GTPases किस फैमिली के को बिलोंग करते हैं, रैब फैमिली। रैब फैमिली क्या है, रैब फैमिली आर द मेंबर्स ऑफ रास सुपर फैमिली ऑफ स्मॉल G प्रोटीन्स। रास मैप काइनेज पाथवे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्ट्स जो है वहां पे फिर से रिपीट होंगे और थोड़ा इलाबोरेट करके उसको वहां पे हम लोग देखेंगे। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि एक GTPase चाहिए
जीटीपी को तोड़ने के लिए, और उस जीटीपी की एनर्जी से मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ रैप प्रोटीन्स। तो ठीक है, इसमें भी वैरायटी है, जैसे बहुत टाइप के स्नेयर्स हैं वैसे बहुत टाइप के रैप प्रोटीन्स हैं। लगभग 70 हैं ह्यूमंस में अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं। ईच टाइप ऑफ रैप प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर ऑर्गेनेल एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनकी संख्या इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये रैप प्रोटीन्स जो हैं ये भी स्पेसिफिक फ्यूजन फैसिलिटेट करती हैं। तो हर एक रैप प्रोटीन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल और एक स्पेसिफिक वेसिकल से एसोसिएटेड होती है। रैप प्रोटीन्स आर आइडियल मॉलिक्यूलर मार्कर्स टू आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेम्ब्रेन है, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है या किस वेसिकल की मेम्ब्रेन है, और आपको ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में आइडिया है, तो आप झट से पता लगा लेंगे कि कौन सी रैप प्रोटीन जो है उस मेम्ब्रेन में पाई जा रही है। अगर फला रैप प्रोटीन पाई जा रही है तो इसका मतलब ये फला ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है या फला वेसिकल की मेम्ब्रेन है। तो दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर मार्कर्स। जैसे हम लोग अपने कभी फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपने मार्कर्स जो है वो बताने के लिए भी एक कॉलम होता है कि बताइए आपकी कोई चेहरे पे कोई निशान है, तिल है, कट का मार्क है, क्या है, तो वो आपका मार्कर है। इसी तरह से किस मेम्ब्रेन में कौन सी रैप प्रोटीन पाई जा रही है वो उसका मार्कर है, और चूंकि वो मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर मार्कर कह दिया गया। अब रैप प्रोटीन्स के अगर फंक्शन की हम बात करें तो रैप प्रोटीन्स कैन फंक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, टारगेट मेम्ब्रेन या बोथ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी है, ये वेसिकल हमारी है और ये हमारी टारगेट मेम्ब्रेन है। तो रैप प्रोटीन इस पे भी मौजूद हो सकती है, सपोज दिस इज रैप प्रोटीन। रैप प्रोटीन इस पे भी मौजूद हो सकती है या दोनों पे मौजूद हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है कहाँ पे। अभी हम देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट और उसका रोल क्या है डिटेल में, ज्यादा टाइम नहीं है, बस पहुंच ही रहे हैं वहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि रैप प्रोटीन्स साइकिल बिटवीन ए मेम्ब्रेन एंड द साइटोसॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि रैप प्रोटीन्स तभी अपना काम करती हैं जब इनकी जरूरत होती है, और जब इनकी जरूरत नहीं होती है तो ये साइटोसॉल में ऐसे ही सॉल्युबल फॉर्म में पड़ी रहती हैं। हमेशा ये मेम्ब्रेन से अटैच नहीं रहती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब जरूरत हुई तो मेम्ब्रेन से अटैच हो गई रैप प्रोटीन, और जब जरूरत नहीं है तो साइटोसॉल में चली गई। तो इसका मतलब एक साइकिल चलती रहती है, साइटोसॉल मेम्ब्रेन, साइटोसॉल मेम्ब्रेन। अब आगे देखते हैं। देखो, रैब जब जीडीपी से एसोसिएटेड होगी तो इनएक्टिव होगी। तो जीडीपी बाउंड स्टेट में रैप प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव होती है, और ये इनएक्टिव रैब इनएक्टिव ही बनी रहे इसके लिए ये जीडीआई एक प्रोटीन है उससे बाइंड रहती है। समझिएगा बात को। रैब जब जीडीपी से एसोसिएटेड रहती है तो ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में बनी रहे इसके लिए एक और प्रोटीन इससे आके जुड़ी रहती है जिसको हम जीडीआई कहते हैं। अब जीडीआई का नाम क्या है? जीडीआई को कहते हैं रैब जीडीपी डिसोसिएशन इनहिबिटर प्रोटीन। यानी ये जीडीआई बेसिकली एक इनहिबिटर प्रोटीन है जो रैब और जीडीपी को अलग नहीं होने देगी। तो जब अलग नहीं होने देगी तो रैब जो है वो इनएक्टिव बना रहेगा। तो इट कीप्स रैब जीडीपी कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूबल स्टेट इन साइटोसोल।
इनएक्टिव स्टेट में जब ये रैब रहता है जीडीपी से बाउंड, तभी ये साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल में सॉल्युबल रहता है। तो उसको सॉल्युबल बनाए रखने की जिम्मेदारी इस जीडीआई प्रोटीन की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसका आगे का जो स्टेप हम यहाँ पे एक एरो से आपको दिखा, ताकि आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली यहां से आपको फिर आना है नीचे की तरफ, ठीक है, बताते हैं। यहां से आप आएंगे और पहले ये स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे, यानी कि यहां पे आएंगे, तब फिर हम लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट्स आपको बताई वो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लें, ताकि आगे हम लोग बढ़ सकें। देखो, रैब और जीडीपी एक साथ जुड़े रहेंगे तो रैब इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, और रैब को इनएक्टिव स्टेट में बनाए रखने के लिए जीडीआई प्रोटीन इससे एसोसिएटेड रहती है, ताकि वो उसको सॉल्युबलाइज फॉर्म में साइटोसॉल में रख सके। इतना हमको समझ में आ गया। अब आगे की स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं। क्या हो गया, हैंग कर रहा है ऐप भी। ठीक है, अब आगे की स्टेटमेंट क्या है? आगे की स्टेटमेंट ये कह रही है कि देयर आर रैब जीईएफ, यानी इस पूरी प्रोसेस में रैब जीईएफ भी होते हैं। जीईएफ का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? guanine nucleotide exchange factors. न्यूक्लियोसाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये एक्सचेंज फैक्टर्स भी रैब से एसोसिएटेड होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन साइटोसॉलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड अटैच्ड टू इट। ठीक है, अब साइटोसॉलिक फेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे? ये मान लीजिए कि एक सेल है, इसमें सपोज करिए कि ये ऑर्गेनेल है। तो अगर हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें और ये सपोज करिए कि ये कोई ऑर्गेनेल है, तो ऑर्गेनेल का जो साइटोसॉलिक फेस होगा वो किधर होगा? वो इधर की तरफ होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोसॉलिक फेस है वो इधर की तरफ होगा। तो ये क्या, ये दोनों चीजें क्या है, किस चीज को डिफाइन कर रही है? साइटोसॉलिक फेस। तो ये जो जीईएफ्स होते हैं, रैब जीईएफ्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन दी साइटोसॉलिक फेस। तो अगर ये ऑर्गेनेल से एसोसिएटेड है तो इसकी जो लोकेशन होगी ये इस साइड होगी। इसको हम कह सकते हैं रैब जीईएफ। और इनका काम क्या होता है? दे एक्टिवेट रैब प्रोटीन्स बाय अटैचिंग देम विद जीटीपी। आपने ऊपर देखा कि रैब जब जीडीपी के साथ एसोसिएटेड थी तब वो इनएक्टिव फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट थी इन द साइटोसॉल। लेकिन ये रैब जीईएफ्स जो कि साइटोसॉल की ही तरफ होते हैं, तभी तो वो इंटरैक्ट कर पाएंगे रैब जीडीपी से। ये रैब जीईएफ्स रैब प्रोटीन से जीडीपी को हटाते हैं और इस जीटीपी को एसोसिएट कर देते हैं, और जैसे ही रैब से जीटीपी एसोसिएट हुआ वो एक्टिवेट हो जाती है। अब ये जो रैब जीटीपी है, इट रिमेन्स बाउंड टू द मेम्ब्रेन। यहीं पे बाउंड हो जाएगी मेम्ब्रेन पे। इसमें जो रैब है इसका मेन काम क्या है? रैब का जो मेन काम है वो है कि इट इंटरैक्ट्स विद रैब इफेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए अब हम लोग जा सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम की तरफ और वहां पे स्टेप वाइज मैनर में सारा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, लेट्स सी।
ये है हमारी टारगेट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर हम इस समय एरो कर रहे हैं। ये है हमारी टारगेट मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आया वेसिकल, तो ये हो गई वेसिकल मेम्ब्रेन। वेसिकल के पास क्या प्रेजेंट है? वी स्नेयर, ये पहले ही बता चुके हैं आपको। और साथ ही साथ वेसिकल के साइटोसोलिक फेज की तरफ रैब जीटीपी अटैच हो चुका है। रैब जीटीपी का एसोसिएशन कराने की जिम्मेदारी रैब जीईएफ की थी, तो वो काम हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए हमने पहले ही टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वेसिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि टारगेट मेम्ब्रेन की तरफ ये वेसिकल बढ़ेगा और पहले स्टेप की तरफ जाएगा, यानी टेदरिंग। यहां इस डायग्राम के हिसाब से पहला स्टेप हम बता रहे हैं आपको, टेदरिंग की तरफ जाएगा। टेदरिंग में क्या होगा? वी स्नेयर का और टी स्नेयर यानी टारगेट मेम्ब्रेन पे भी अब उसके स्नेयर्स होंगे, इन दोनों का अलाइनमेंट होगा। इस प्रोसेस के दौरान ये जो रैब इफेक्टर्स होते हैं, जो कि टारगेट मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं इस रैब जीटीपी कॉम्प्लेक्स के रैब प्रोटीन से, क्योंकि इसका नाम ही है रैब इफेक्टर। तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल रैब वाले कंपोनेंट से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, अभी हम इसका रोल डिटेल में देखेंगे कि रैब इफेक्टर इंटरैक्ट करता है, क्या जरूरत है उस इंटरैक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेदरिंग जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी ये जो अलाइनमेंट हो रहा है ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर अगले स्टेप में मामला पहुंच गया तो, यानी डॉकिंग के स्टेप में जब मामला पहुंच गया तो अब ये रिवर्सिबल नहीं, नाउ इट बिकम्स इरिवर्सिबल। अब तो फ्यूजन होके रहेगा। अच्छा, एक फंक्शन अगर हम आपको इस रैब इफेक्टर का बताएं तो आपको याद होगा हमने टेदरिंग फैक्टर्स की बात की थी। उन टेदरिंग फैक्टर्स को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी रैब इफेक्टर की होती है। खैर, अभी और भी इसके रोल्स हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना काम इसका हो गया। अब टेदरिंग के बाद डॉकिंग भी हो गई। डॉकिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो वी स्नेयर है वो टी स्नेयर से कंबाइन हो रहा है, कॉइलिंग हो रही है, और इससे एक ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स हमेशा फ्यूजन के पहले बनता है, इट इज फॉर्म बिफोर फ्यूजन। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि यहाँ पे जो स्नेयर्स होते हैं, यानी कि वी स्नेयर और टी स्नेयर, ये ऑपोजिट मेम्ब्रेन्स पे होते हैं, यानी कि टी स्नेयर टारगेट मेम्ब्रेन पे और वी स्नेयर वेसिकल मेम्ब्रेन पे है। इसी दौरान, यानी कि डॉकिंग के दौरान एनर्जी चाहिए इस कॉइलिंग के लिए, तो बेसिकली रैब जो होता है इट हाइड्रोलाइजेज इट्स बाउंड जीटीपी, यानी ये रैब जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो यहाँ चला था, जब डॉकिंग की स्टेज पे पहुंचता है तो रैब जो है वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो इससे क्या होता है? दिस हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड्स एनर्जी विच लीड्स टू लॉकिंग ऑफ द वेसिकल ऑनटू द टारगेट मेम्ब्रेन। ये लॉकिंग हो गई। इस लॉकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जीटीपी से मिल गई। अब जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीडीपी में। तो रैब जीडीपी कॉम्प्लेक्स इट इज रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल, और जैसे ही रैब जीडीपी कॉम्प्लेक्स साइटोसोल में रिलीज होता है, इससे जीडीआई यानी इनहिबिटर प्रोटीन फिर एसोसिएट हो जाती है ताकि इसको सॉल्युबल ही बनाए रखे। तो जब डॉकिंग हो गई तो अगला स्टेप क्या होगा? फ्यूजन का। अब ये मेम्ब्रेन जो है वेसिकल और टारगेट ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। और ध्यान दीजिए, जैसे ही वेसिकल की मेम्ब्रेन टारगेट से फ्यूज होती है, जो वी स्नेयर जो कि वेसिकल पे मौजूद था वो ट्रांसफर हो जाता है, या इट बिकम्स पार्ट ऑफ द टारगेट मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा वेसिकल की मेम्ब्रेन ही जो है वो टारगेट मेम्ब्रेन का पार्ट हो जाएगी, तो इसका स्नेयर भी तो उसी का पार्ट हो जाएगा। अब ये जो स्नेयर्स हैं अभी भी एक दूसरे से लिंक्ड स्टेट में है, क्रॉस लिंकिंग अभी भी इनकी है।
इनको फिर से ओपन करने की जरूरत है ताकि इन स्नेयर्स का फिर से इस्तेमाल किया जा सके नेक्स्ट राउंड ऑफ वेसिकल फ्यूजन में या मेम्ब्रेन फ्यूजन में। अच्छा, उससे पहले एक चीज ये समझ लीजिए, यहां पे ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स बना था। इस स्टेप में फ्यूजन जब होता है मेम्ब्रेन्स का तो यहाँ पे सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स बनता है। सिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ वी स्नेयर और टी स्नेयर जो है वो सेम मेम्ब्रेन पे आ गई है, ट्रांस में दोनों अलग अलग मेम्ब्रेन्स पे थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद, जबकि ट्रांस वाला बिफोर फ्यूजन बन रहा था। और इसको सिस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बोथ स्नेयर्स कम टू लाई एट सेम मेम्ब्रेन, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी टारगेट मेम्ब्रेन। सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं स्नेयर पिन। पिन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, तो स्नेयर पिन इसको कह दिया। अब ये जो सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स है इसको तोड़ने की जरूरत है, यानी इन दोनों टाइप के स्नेयर्स को अलग अलग अपार्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए स्नैप और एनएसएफ, इन दो प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका स्पेसिफिक रोल अभी हम आगे बताते हैं आपसे। और इन दोनों की वजह से ये स्नेयर्स जो हैं एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, and this dissociation is required so that they can function again। इतनी बात समझ में आ गई? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े हम। आगे कुछ बाकी नहीं है, बस ये स्नैप एनएसएफ इन दोनों के बारे में और रैब इफेक्टर के कुछ पॉइंट्स बताने। कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ अभी पूछ लो। आ गई आ गई? जी। ठीक है, आगे हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। ये वाला देखो क्या है, ये इरिवर्सिबल के नीचे जो हमने पॉइंट लिखा है उसको भी एक बार पढ़ देते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। At this stage, complementarity of V and T snares determines the selective nature of docking। ये तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं कि अलग अलग मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग स्नेयर्स हैं और B और T की कॉम्पेटिबिलिटी या स्पेसिफिसिटी डिफाइन यही करते हैं। तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाला भी हमने देख लिया। हाँ, यहां से हमको देखना है थोड़ा सा, इसमें देखिए, ध्यान दीजिए। रैब जीटीपी जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड, जाने दीजिए, हो गया। देख, रैब इफेक्टर्स, हाँ, तो रैब इफेक्टर्स जो होते हैं या रैब इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स, दे इंक्लूड टेजरिंग फैक्टर्स, यानी खुद भी टेजरिंग फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं और दूसरे को रिक्रूट भी करते हैं। दे एस्टैब्लिश फर्स्ट कनेक्शन बिटवीन दी टू मेम्ब्रेन्स गोइंग टू बी फ्यूज्ड। बस वही है, टेजरिंग फैक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं। एनएसएफ क्या है? ऊपर हमने आपको दिखाया था, स्नैप और एनएसएफ ये दोनों मिलके सिस कॉम्प्लेक्स को, सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं। तो एनएसएफ स्टैंड्स फॉर एनईएम सेंसिटिव फैक्टर। एनईएम हमने देखा था फुल फॉर्म में, एन एथिल मालिमाइड। ये बेसिकली है क्या? एनएसएफ, इट इज अ मेंबर ऑफ टाइप 2 ट्रिपल ए प्लस एटीपीएजेस। अगर इतना नहीं भी याद है तो आप बस ये याद रखिए कि ये एटीपीएज होते हैं। इतना तो आपको याद ही रखना है कि एनएसएफ क्या है, एटीपीएज है। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर एटीपीएजेस एसोसिएटेड विद डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटीज, ऐसे ही। चलो ठीक है, एटीपीएज है, ये ध्यान रखो। ये एक होमोहेक्सामर है, ठीक है। इट साइकिल्स बिटवीन मेम्ब्रेन एंड द साइटोसॉल। तो ये मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहेगा या जब जरूरत नहीं है तो साइटोसॉल में सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। इसका रोल क्या है मेनली, ये आप देख लीजिए। इट कैटेलाइजेस द डिसअसेंबली प्रोसेस ऑफ सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। और इस डिसअसेंबली प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो क्या करता है, चूंकि ये एक एटीपीएज है इसलिए इट हाइड्रोलाइजेस एटीपी टू डिसोसिएट द स्नेयर्स अपार्ट। तो याद रखिएगा, स्नेयर ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जीटीपी चाहिए, लेकिन सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और ये जो एसएनएफ है
SNF. It binds to snare complex via adapter protein known as SNAPs, soluble NSF attachment protein. तो मेन काम जो है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है ये NSF. लेकिन NSF को काम की जगह पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पर देखें, स्नैप. देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्नैप जो है इस NSF को सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट करा देगा, तो एडाप्टर प्रोटीन हो गई. और ये NSF एक ATPase है, तो ATP को तोड़ेगा और इन दोनों को एनर्जी इस्तेमाल करके अलग अलग कर देगा. स्नेयर डिसोसिएशन. तो इस तरह से हम लोगों ने मेम्ब्रेन फ्यूजन की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको समझ लिया. नाउ देयर इज नथिंग मोर. इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं.